बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, जब हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो फोर्सेस के कुछ इफेक्ट हैं। फोर्सेस शेप को चेंज कर सकती है, फोर्सेस स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, फोर्सेस डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन फोर्स की वजह से मैथ्स में कोई चेंज नहीं आता। एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है समटाइम। अच्छा, यहाँ पे फोर्स लग रही है एक स्प्रिंग के ऊपर। अब स्प्रिंग की कुछ ओरिजिनल लेंथ है, आपको नज़र भी आ रही होगी, और आपके पास जैसे ही कोई लोड हैंग किया तो उसकी ओरिजिनल लेंथ में इंक्रीज आ गया है, यानी एक्सटेंडेड लेंथ हो गई या फाइनल लेंथ हो गई। तो आपने एक्सटेंशन फाइंड करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, फाइनल लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करके एक्सटेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो वो आप काइंडली जब भी हमेशा कभी भी एक्सटेंशन फाइंड कर रहे हो तो उसकी एक्सटेंशन को हमेशा फाइंड करने के लिए ओरिजिनल लेंथ माइनस करें, कभी भी दूसरी लेंथ को माइनस ना करें। मिसाल के तौर पे मैं एक और लोड यहाँ पे हैंग कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जी अब इसमें एक्सटेंशन आ गई है, कुछ भी है वट एवर, ये मैं कहता हूँ 10 है, ये 20 थी और अब ये 30 है। तो अब बताएं कितनी एक्सटेंशन है। तो आप इसकी लेंथ जो है, ये एक्सटेंशन जो है वो कैसे निकालेंगे कि आप इस 30 में से 10 को माइनस करेंगे, 20 को नहीं करेंगे। यहाँ आमतौर पे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, 30 में से 20 को माइनस कर रहे होते हैं, जो गलत कर रहे होते हैं। तो आप हमेशा जब भी एक्सटेंशन निकालने लगें तो लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करें, तभी आप इजीली फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, और ये लोड जो है इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं रेशियो मेथड से, कि भाई किस तरह से। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आपको मैं कह दूँ ये 2 न्यूटन का लोड है और इस 2 न्यूटन की वजह से इसमें जो एक्सटेंशन आई है वो 10 सेंटीमीटर आई है, ठीक है ना। तो आप तरफ एक्सटेंशन लिखें, एक तरफ लोड लिखें। 10 सेंटीमीटर एक्सटेंशन ये 2 न्यूटन में, तो एक्स में जो है वो 20 एक्स हमारे पास लोड है वो 20 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन है। तो बताएं जी कितनी आई होगी। तो जो भी है वट एवर वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द रेशो मेथड। रेशो मेथड तो आप समझते ही होंगे, ये लाइक इस 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x हो जाएगा, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40 हो जाएगा। तो 40 को 10 से डिवाइड करें क्या आएगा, मेरा ख्याल है 4 आएगा। ठीक है जी, तो 4 आपके पास आंसर है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं ताकि आपको इजीली आपको पता चल सके। अच्छा जी, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं फोर्स के दरमियान और एक्सटेंशन के दरमियान तो स्ट्रेट लाइन आती है। तो अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका मतलब है ये इलास्टिक है, ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ के पास कहलाता है F इज इक्वल टू के एक्स, और F इज इक्वल टू के एक्स का मतलब है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, जहाँ पे के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। और उस स्प्रिंग कांस्टेंट को आप फाइंड भी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। कैसे कि ग्राफ से ही आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं। और कैसे, यहाँ मिसाल के तौर पे एक्सटेंशन यहाँ से मिल गई है, फोर्स यहाँ से मिल गई है, तो आपने जो भी एक्सटेंशन मिली, मिसाल के तौर पे 10 सेंटीमीटर एक्सटेंशन मिल गई है आपको, यहाँ पे 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो आप 20 न्यूटन लिखा आपने, एक्सटेंशन की जगह आपने 10 लिखा, और यहाँ से सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू निकाल ली। ये आता है न्यूटन पर सेंटीमीटर में आंसर। एक बात का ध्यान रखें, जितना ज़्यादा के की वैल्यू होगी स्प्रिंग की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, मास कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। स्पीड चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, मास कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, दूसरी बात, ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, F इज इक्वल टू के एक्स, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द के, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, जहाँ से कर्व बनना शुरू होता है वहाँ पे उसकी इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाती है, और उस पॉइंट पी को हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम देते हैं या इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं। इस ग्राफ से भी देख लें आप, इजीली के फाइंड कर सकते हैं। अब कोई कहेगा भाई कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यार अभी तो मैंने बताया था आपको कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चलिए दोबारा सुन लें अगर आप सुनना चाह रहे हैं यहाँ से भी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ से भी देखना चाहते हैं आप तो देख लें जी। इसमें आप कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे से लेकिन लेना पड़ेगा आपको। स्ट्रेट लाइन पे मैंने ये पॉइंट लिया है, और यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास कितना आ रहा है, 2.2 आ रहा है, और इसमें मैंने देखा सामने कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 को मैं 2.2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे ये आंसर न्यूटन पर सेंटीमीटर में मिल जाएगा, जो भी आएगा वट एवर, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे 4 डिवाइड करके 2.2 से, आई थिंक ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.8 या 1.9 के करीब आएगा। तो ये आपके पास न्यूटन पर सेंटीमीटर में के की वैल्यू आ जाएगी। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू, आप इसीलिए इसको फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो कि फोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस, उनका रिजल्टेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, रिजल्टेंट निकालना हो, अगर वो फोर्सेस बैलेंस हैं तो दो बातें होंगी, या तो वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा या रेस्ट में होगा,
ठीक है जी। अच्छा, लेकिन यहाँ तो बहुत ही आसान है फाइंड करना फोर्सेस को। जैसे इस केस में भी देख लें, पैराट्रूपर के केस में अगर ये फोर्सेस बैलेंस हुई तो यूनिफॉर्म स्पीड से होगा, और अगर यहाँ पे वेट और टेंशन बैलेंस हुई तो ये रेस्ट में होगा। आमतौर पे स्टूडेंट ये सवाल करते हैं, सर फोर्सेस बैलेंस हो जाती है तो वो रेस्ट में आ जाना चाहिए, वो मूव क्यों कर रहा है? तो भाई सिचुएशन पे डिपेंड करती है ये बात, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो मैं बता रहा हूँ, और आमतौर पर इस सेंटेंस को डिस्कस नहीं किया जाता क्लासेस में, कि वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि किस स्टेट में फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं। अगर तो फोर्सेस बैलेंस हुई हैं मोशन में ड्यूरिंग द मूवमेंट, तो फिर वो आपके पास कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा, अपनी मूवमेंट को बरकरार रखेगा बट विद द कांस्टेंट स्पीड। और अगर फोर्सेस बैलेंस हुई हैं इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट, तो फिर वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है जी। हाँ, अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है। मैं आपको यहीं पे न्यूटन फर्स्ट लॉ भी बता देता हूँ। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ भी है कि अगर फोर्सेस बैलेंस हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो या तो वो रेस्ट में होगा या वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं है तो फिर वो एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपने यूज़ करना पड़ेगा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। जहां भी फिर फोर्सेस अनबैलेंस होंगी तो वहां पर रिजल्टेंट फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगी, और जब भी रिजल्टेंट फोर्स इन्वॉल्व होगी तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कितनी रिजल्टेंट फोर्स है, तो आप कहेंगे 1500 है, क्योंकि 500 माइनस कर देंगे। तो फिर कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे आप? 1500 अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो फिर आप F इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक पर्सन है, वो फॉल कर रहा है, इस पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं, वेट डाउनवर्ड है, फ्रिक्शन इस तरह अपवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन उसके नीचे की तरफ है। ठीक है, कुछ फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं, और मे बी कि ये फोर्सेस अगर बैलेंस हो जाएं तो फिर ये रेस्ट में भी आ सकता है, लेकिन अगर डाउनवर्ड फोर्सेस ज़्यादा हो तो फिर ये फ्लाइट करेगा। अनबैलेंस फोर्सेस जब भी होंगी तो न्यूटन का सेकंड लॉ इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा। फोर्सेस बैलेंस हो जाएं तो फर्स्ट लॉ, और अगर अनबैलेंस हो तो फिर न्यूटन सेकंड लॉ। अब अनबैलेंस में क्या सिचुएशन आ जाती है? अनबैलेंस में ये इक्वेशन आ जाती है, F इज इक्वल टू एम ए, जहाँ पे फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है, याद रखिएगा। ये फोर्स कोई आम फोर्स नहीं है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट का मतलब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रही थी, उनका रिजल्टेंट आ गया, या एक ही फोर्स लग रही थी बस वही रिस्पॉन्सिबल थी मूवमेंट के लिए, तो वो भी रिजल्टेंट फोर्स कहला सकती है। मैस आपके पास पूछा जा सकता है या एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, इन तीनों में से कोई भी एक क्वांटिटी आपसे मालूम की जा सकती है। ठीक है जी, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये कब अप्लाई करना पड़ता है? जब आपके पास फोर्सेस बैलेंस ना हो, यानी कि अनबैलेंस फोर्सेस हो, तब वहां पे आप ये अप्लाई करेंगे। सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब वो सर्कल में घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा होता है, तो ड्यूरिंग द चेंज इन डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है, और हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही रहती है, इसको हम कहते हैं फोर्स हमेशा डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स द सेंटर, इवन के एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर ही डायरेक्टेड होगा। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा यहाँ पे। और इसमें आई थिंक हमेशा ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में अक्सर आ जाते हैं कि सर्कुलर मोशंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, उनकी जो मूवमेंट होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो फोर्स का जो मोमेंट होता है वो बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स है। कहीं पे भी फोर्स लगे और उस ऑब्जेक्ट को टर्न कर दे तो हम कहेंगे दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट। और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, नंबर वन फोर्स के ऊपर, सेकेंड इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट पॉइंट। अब पिवट पॉइंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चीज़ है, इसको मैं यहीं पे आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पिवट पॉइंट का क्या रिलेशन है। देख लीजिए, बात सुने। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये टर्न कर रहा है, ये इसका पिवट पॉइंट है। तो फोर्स के पैरेलल इस पिवट पॉइंट से एक लाइन पास करते हैं, ये लाइन बनती है जो मैंने फोर्स के पैरेलल पास कर रहा हूँ। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, तो अगर आप इस तरह से पिवट पे फोर्स लगाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब बिल्कुल बनता है, तो इट मीन्स के यहाँ पे ये टर्निंग होगी। लेकिन अगर आप फोर्स ऐसे ना लगा रहे होते, बल्कि मैं कुछ खुद फोर्स लगा के आपको दिखाता हूँ, आप इस तरह फोर्स लगा रहे होते, यानी पिवट पॉइंट पे फोर्स लग रही होती डायरेक्ट, और वो लाइन जो पिवट पॉइंट से पास हो रही वो भी यही होती, तो इन दोनों लाइन के दरमियान कोई डिस्टेंस ना बनता और किसी किस्म का कोई टर्निंग इफेक्ट ना होता। तो आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास मोमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, फोर्स से पे और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे।
सेकेंड थिंग यहाँ पे देख लें, आपके पास जब भी फोर्सेस लगेंगी, अब देखें मिसाल के तौर पे ये 3-4 फोर्सेस लग रही हैं, इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ख़ास तौर पे ये आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट आपके सामने बहुत ही क्लियरली मेंशन हुआ हुआ है कि ये पिवट पॉइंट है, लेवर है। अब एक फोर्स तो बिल्कुल ही पिवट पॉइंट पे लग रही है ना, यहाँ पे लग रही है, पिवट पॉइंट ये है, इस पर फोर्स लग रही है, और इसी के पैरेलल अगर मैं लाइन पास करूँ तो वो ये लाइन बनती है, और इस लाइन के दरमियान और फोर्स के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इस फोर्स की वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मैं इस फोर्स को देखता हूँ जो मैंने ये ड्रॉ की है 200 न्यूटन, और इसके पैरेलल लाइन अगर मैं पास करता हूँ तो वो ये बनती है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ये होगा। अब यहाँ पे बिल्कुल टर्निंग इफेक्ट होगा और ये इसको ऐसे टर्न करवाएगा लाइक एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाली जो 200 न्यूटन की फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ये बनेगा, देख लें ये इसके पैरेलल है ये वाली लाइन, और इनके दरमियान डिस्टेंस लेकिन कम है, तो इसका टर्निंग इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये लेकिन क्लॉकवाइज टर्न करवाएगी, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट टर्न करना शुरू कर देगा। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से पहले एक बात बता दूं कि दो कंडीशन होती हैं इक्विलिब्रियम की। फोर्सेस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, फोर्सेस भी बैलेंस होती हैं। सेकेंड थिंग, टर्निंग इफेक्ट भी बैलेंस होता है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट तो ये कहता है कि टर्निंग इफेक्ट बैलेंस होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का सम और क्लॉकवाइज मोमेंट का सम आपस में इक्वल होता है। अब यहाँ पे कितनी फोर्सेस हैं जो क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं और कितनी फोर्सेस हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई कर रही हैं, इनके बारे में अगर हम देखें तो हमें दो जगह पे नज़र आता है कि दो फोर्सेस ऐसी हैं जो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर कि पिवट पॉइंट ये रहा आपके पास, और ये F1 को देख लें आप, तो F1 आपको नज़र आएगा ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह से अगर आप F3 को देखें तो F3 भी आपको नज़र आएगा ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो आम मिस्टेक सारे स्टूडेंट्स करते हैं, फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस लेना होता है, फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान लेना होता है, वो कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर ये डिस्टेंस लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसका लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई F3 का डिस्टेंस कितना बनेगा पिवट पॉइंट से, तो बहुत से स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर ले रहे होते हैं, तो नहीं लेना भाई, पिवट पॉइंट से 30 बनता है। ठीक हो गया। तो लेकिन F2 वो फोर्स है जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट आपका क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये बैलेंस है तो फिर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं F2 D2। F2 मतलब D2 बेसिकली ये आपका मोमेंट वो है जो कि क्लॉकवाइज मोमेंट है, F1 D1 आपका वो मोमेंट है जो एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज ये दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को ऐड कर दिया, ये आपका मोमेंट आ गया। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, और यहाँ पे कोई भी आप अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे देख लें 2 न्यूटन है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 है, और 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 4 ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये टर्न करेगा और क्लॉकवाइज टर्न करेगा। ठीक है जी। सेकंड थिंग, आपके पास जहाँ पर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेबल होने की बात करते हैं, तो जितना यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्सेस उसको टर्न कर रही है, वेट ऑफ द वेज जो है उसको टर्न कर रहा है किस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली यू कैन सी के क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, और जो फोर्स प्रोवाइडेड बाय द शेल्फ है वो अपवर्ड लग रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रही है। तो इन्होंने पूछा जी बताएं कि कितनी फोर्स लग रही है जो शेल्फ से प्रोवाइड हो रही है, तो हमने उसको F मल्टीप्लाई बाई 30 कर दिया है, और W वेट हमें बताया हुआ है 40 है वेज का, और उसका डिस्टेंस भी बताया हुआ है 0.5 यानी कि मीटर में कन्वर्ट करके लिया है, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज के इक्वल करके कर लिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप इस सेंटीमीटर को मीटर में करें, आप सेंटीमीटर में रख के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। मीटर में भी करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दो कंडीशन होती हैं इक्विलिब्रियम की, मैंने आपको बता चुका हूँ कि फोर्सेस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है और मोमेंट का बैलेंस होना भी ज़रूरी होता है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू, और इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जस्ट वेट। ये देख लें, कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम में आपके सामने आ गई हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो कांस्टेंट स्पीड से, और अगर रेस्ट में उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, अब इस इक्विलिब्रियम में जो कि रिमेन्स बैलेंस्ड है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दो फोर्सेस लग रही हैं तो डाउनवर्ड लग रही हैं, तो अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही होगी, अपवर्ड भी आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ ये 10 न्यूटन है और ये वाली 20 न्यूटन है, तो अपवर्ड जो लग रही होगी वो 30 न्यूटन लग रही होगी। फोर्सेस भी बैलेंस होती हैं।
टर्निंग इफेक्ट भी बैलेंस होगा, जितना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उतना क्लॉकवाइज मूवमेंट भी होगा और फोर्सेस भी बैलेंस होंगी। तो आई होप दिस वन विल बी क्लियर। यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हैं, पिवट पॉइंट भी बताया हुआ है, वेट की वजह से टर्निंग इफेक्ट कितना है, बहुत सिंपल। अब देखिए यहाँ पे देख लें, अब वेट का जो डिस्टेंस बन रहा है वो पिवट पॉइंट से कितना बन रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होकर 3 ले लेते हैं, तो वो 3 रॉन्ग हो जाएगा भाई, 3 तो है ही नहीं ना। पिवट पॉइंट से जो डिस्टेंस बन रहा है वो 5 बन रहा है वेट का, तो वेट मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, W मल्टीप्लाई बाय 5 और आपके पास ये हो जाएगा 10 फोर्स का डिस्टेंस बन रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, तो 20 को आप 5 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4। ये 4 न्यूटन आपके पास वेट आ गया है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फोर्सेज होंगी वो बैलेंस हैं और टर्निंग इफेक्ट भी बैलेंस हैं, तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास निकालने की सिंपल टेक्निक होती है, ज्योमेट्रिकल शेप्स में आप इस तरह से निकाल सकते हैं, उनके डायमीटर ड्रॉ करके, उनके डायगोनल का इंटरसेक्शन फाइंड करके। लेकिन अगर आपने इरेगुलर शेप का निकालना होता है तो उसको आप 2 पॉइंट से सस्पेंड करते हैं और प्लम लाइन ड्रॉप करते हैं। इसका मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट शेयर भी किया था क्लास में, और आप यूट्यूब पे भी एंटर करके चेक कर सकते हैं कि हाउ कैन यू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इरेगुलर शेप। तो वो 2 पॉइंट से सस्पेंड करके जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वहां से वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। थर्ड पॉइंट से करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कंफर्मेशन के लिए करना चाहें तो कर लें। थर्ड पॉइंट भी आपका इसी पॉइंट से पास होगा जहां पे 2 पॉइंट आपके ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट इस टेक्निक से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। तो ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, और अगर आप किसी भी पॉइंट से इसको दोबारा सस्पेंड करेंगे तो वो थर्ड लाइन भी इसी पॉइंट से पास होगी। जैसे उन्होंने यहाँ पर देख लें। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है जी।